तो चलिए, एनाटॉमी मैराथन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर है ऊपरी बांह यानी अपर लिम्ब की गजब की बनावट को समझने का। ये एक तेज रफ्तार टूर होने वाला है, तो सीधे शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है जिसे हम सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, गर्दन से चला एक छोटा सा सिग्नल आखिर कैसे किसी को फोन पर टेक्स्ट करने की ताकत दे देता है? ये होता कैसे है? आइए पता करते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है शोल्डर कॉम्प्लेक्स। इसे एक बहुत ही बिजी जंक्शन बॉक्स की तरह समझिए, जो हमारी पूरी बांह को शरीर से जोड़ता है और हर मूवमेंट को मुमकिन बनाता है। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। हमारा कंधा हमें मूवमेंट की इतनी आज़ादी देता है, लेकिन इसी आज़ादी की एक कीमत है, और वो कीमत है इसकी अस्थिरता। यही वजह है कि ये शरीर का वो जोड़ है जो सबसे आसानी से और सबसे ज्यादा बार खिसकता है। एक्जिला को सिर्फ एक बॉडी पार्ट की तरह मत देखिए। ये एक, कह सकते हैं, एक बहुत जरूरी एनाटॉमिकल स्पेस है, एक हाईवे इंटरचेंज जहां से बांह में जाने वाली सारी जरूरी नसें, आर्टरीज और वेन्स गुजरती हैं। एनास्टोमोसिस ये शरीर की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। आप इसे शरीर का अपना नेचुरल बाईपास सिस्टम कह सकते हैं। अगर कभी मेन आर्टरी यानी मुख्य रास्ता ब्लॉक हो भी जाए, तो ये बैकअप रास्ते खून के बहाव को चालू रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरफ। इसे समझिए अपनी बांह का फ्यूज बॉक्स या फिर मेन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। गर्दन से जो भी सिग्नल आते हैं वो यहीं से गुजरकर पूरी बांह में फैलते हैं, उसे ताकत और महसूस करने की क्षमता देते हैं। अब ये नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है राइट टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ये हमें इसके 5 स्टेप्स याद दिलाता है: रूट्स, फिर ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स और आखिर में ब्रांचेस, जो हमारी असली नसें हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि बस यही एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारी बांह के हर एक काम के लिए जिम्मेदार है। महसूस करने से लेकर उसे हिलाने डुलाने तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए अब बांह में और नीचे की तरफ चलते हैं और उन हाईवेज को फॉलो करते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सिस से आए सिग्नल्स को आगे ले जाते हैं। हमारे फोरआर्म को समझिए जैसे 2 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट ये है फ्लेक्सर टीम। ये कलाई और उंगलियों को मोड़ती है, मतलब किसी चीज को पकड़ने में मदद करती है। और दूसरी तरफ है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी एक्सटेंसर टीम। ये उन्हें सीधा करती है, मतलब पकड़ को छोड़ने में। कोहनी के ठीक सामने का ये हिस्सा क्यूबिटल फोसा, ये भी एक बहुत जरूरी चौराहा है। और यहाँ क्या क्या है, इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है MBBS: मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन और रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर की आखिरी मंजिल पर, हाथ, जो सच में इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। हमारे हाथ में लगभग 20 छोटी छोटी अपनी मांसपेशियां होती हैं। जी हां, करीब करीब 20। और यही वजह है कि हम सुई में धागा डालने से लेकर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसे बारीक काम कर पाते हैं। ये फाइन मोटर कंट्रोल का एक बेहतरीन डिजाइन है। तो हाथ की इन सटीक हरकतों को 3 मेन मसल ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। पहला है थेनार ग्रुप, अंगूठे के बेस पर, इसे मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। दूसरा हाइपोथेनार ग्रुप, छोटी उंगली के पास, इसे अल्नर नर्व देखती है। और फिर हैं लैम्ब्रिकल्स, हथेली में, जिन्हें दोनों नसें मिलकर सिग्नल देती हैं। मतलब मजबूत पकड़ से लेकर हल्के से छूने तक सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये सिर्फ एक अजीब सा नाम नहीं है, ये मेडिकली बहुत काम का है। डॉक्टर यहाँ पर रेडियल आर्टरी की नब्ज चेक कर सकते हैं, और अगर इस जगह पर दर्द हो तो ये अक्सर कलाई की एक हड्डी स्कैफॉइड के फ्रैक्चर का इशारा होता है। अच्छा, अब तक हमने सारी बनावट समझ ली। अब देखते हैं कि जब इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो असल में होता क्या है। अर्ब्स पाल्सी में क्या होता है, जब ऊपरी ब्रेकियल प्लेक्सिस पर चोट लगती है तो हाथ इस खास पोजीशन में आ जाता है जिसे वेटर की टिप या पुलिसमैन टिप हैंड कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंधे और कोहनी को कंट्रोल करने वाली मेन मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, जिससे हाथ ढीला होकर अंदर की तरफ घूम जाता है। अब देखिए, अगर चोट ब्रेकियल प्लेक्सिस के निचले हिस्से में लगे तो होती है क्लम्पकेस पाल्सी, और इससे हाथ का शेप क्लॉ हैंड जैसा हो जाता है, मतलब उंगलियां पंजे की तरह मुड़ जाती हैं। तो देखिए, एक ही नर्व नेटवर्क पर अलग अलग जगह चोट के कितने अलग अलग नतीजे हो सकते हैं।
और आखिर में है विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। इसमें लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे सेरेटिस एंटीरियर मसल को लकवा मार जाता है। अब ये मसल ही है जो कंधे की हड्डी यानी स्कैपुला को छाती से चिपकाकर रखती है। तो इसके बिना जब कोई धक्का देने की कोशिश करता है तो ये हड्डी एक पंख की तरह बाहर निकल आती है। तो गर्दन से शुरू होकर टेक्सटिंग तक का ये सफर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन खूबसूरत सिस्टम पर टिका है। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, हमारी ऊपरी बांह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार तो है, पर इसकी यही जटिलता इसे नाजुक भी बनाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और साथ ही कितना नाजुक भी है।